हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह आज़ाद, मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम हिंद महासागर की जलधाराओं पे चर्चा करेंगे, करंट ऑफ इंडियन ओशियन पे चर्चा करेंगे, हिंद महासागर की जलधाराओं पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। हिंद महासागर की जलधाराएं या करंट ऑफ इंडियन ओशियन। अगर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर दुनिया की 1/3 लार्जेस्ट यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया में सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन था, प्रशांत महासागर दूसरे पर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। आज हम इंडियन ओशियन पर चर्चा कर रहे हैं। यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी अगर आकार की बात करें तो ये ट्रायंगल के शेप का है। ये ट्रायंगल के शेप का है या त्रिभुज के आकार का शेप कौन सा प्रदान करता है? त्रिभुज का शेप प्रदान करता है, त्रिभुज के शेप के आकार का। इसके विस्तार की यदि बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, इसका विस्तार अफ्रीका, एशिया, दक्षिण एशिया आप इसको बोल सकते हैं, दक्षिण, और इसको हम पश्चिमी एशिया भी बोल सकते हैं। पश्चिमी एशिया और दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया। और ये बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। इसका विस्तार हुआ है हिंद महासागर का। ये एकमात्र एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। वो नाम है इंडिया। देश के नाम पर इसका नाम इंडियन ओशियन कर दिया गया। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है। इंडियन ओशियन व्यापार की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जलधाराओं की दृष्टि से भी कई सारे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ज़्यादा तो जलधाराएं नहीं चलती हैं, लेकिन जो जलधाराएं चलती हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। जलधाराओं को यदि हम काउंट करते हैं, चाहे प्रशांत महासागर में हो रहा हो चाहे अटलांटिक महासागर में, तो हम भूमध्य रेखा से काउंट करते हैं। 20 से निकली है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा निकली हुई है, या विषुवत रेखा बोल देते हैं इसी को, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोल सकते हो। इक्वेटर 0 डिग्री भूमध्य रेखा डाली गई काल्पनिक अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो पहला भाग होता है उत्तरी गोलार्ध, पहला भाग है उत्तरी गोलार्ध, ऊपरी हिस्सा, और इसके नीचे का हिस्सा अलग कर देती है दक्षिणी गोलार्ध। 2 भागों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को हम बोल सकते हैं नॉर्थ हेमीस्फीयर, और दक्षिण गोलार्ध को बोल सकते हैं हम साउथ हेमीस्फीयर। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। एक तो ऊपरी हिस्सा इसका जो होता है नॉर्थ हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिणी हिस्सा होता है दक्षिण गोलार्ध या साउथ हेमीस्फीयर। जितनी भी अक्षांश रेखाएं जो काल्पनिक डाली गई हैं, ये पृथ्वी पर मानसून को पढ़ने, जलधाराओं को पढ़ने और अन्य प्राकृतिक संसाधनों यानी प्राकृतिक जलवायु के परिवर्तन में जितने भी परिवर्तन आते हैं, इनको पढ़ने में या समझने में, मैप में आसानी हो या वैज्ञानिकों को सरलता उत्पन्न, या अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जलवायु का आसानी से हम अध्ययन कर सके। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अक्षांश रेखाओं की होती है, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर जलधाराएं आपको बताया जाता है कि यह भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से डाली गई, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश लगभग वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लगभग लंबवत पड़ता है, लगभग लंबवत पड़ता है। अब लगभग जब लंबवत पड़ता है, जिससे क्या होता है भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक रहता है। तो यहाँ की जितनी भी जलधाराएं होती हैं वो गर्म होती हैं, और गर्म होकर चलेंगी कहाँ? हल्की होकर या तो उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगे या तो फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगे। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव ना होने के कारण करीब
पश्चिमी एशिया से टकरा जाती हैं। ऊपरी हिस्से में यहाँ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव करीब, उत्तरी ध्रुव करीब न होने के कारण दक्षिण पश्चिम एशिया से टकरा जाती है। कहाँ से टकरा जाएंगे? दक्षिण पश्चिम। तो जहाँ से एक ही जलधारा का विकास हो पाता है वह बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर। इन जलधाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका भारत के संदर्भ में भी तो आप लोग देख लीजिए। ये बात है, ये इंडिया है आपका प्यारा सा, मेरा प्यारा भारत या इंडिया, इंडिया की बात है, ये इंडिया हो जाता। ये आपका अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी, या इसी को लोकल भाषा में बोल सकते हो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये दो जलधाराएं। अब यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ की जलधाराएं क्या होंगी? गर्म होंगी। जितनी भी जलधाराएं गर्म होती हैं तो ये चलना प्रारंभ करती हैं। अब ये चलना प्रारंभ करेंगी कहाँ की ओर? जितनी भी जलधाराएं देखा आपने, चाहे प्रशांत महासागर का हो चाहे अटलांटिक महासागर का, जलधाराओं का जो चलने का आमतौर पर क्रम होता है तो वह पहले पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। जो विपरीत धाराएं उत्पन्न होती हैं वही जलधाराएं, कुछ ऐसी जलधाराएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व जाती हैं। नहीं, ज़्यादातर जलधाराओं का चलने का क्रम क्या होता है? पूर्व से पश्चिम। तो इन जलधाराओं का इस तरह विकास होगा तो ये जलधाराएं इस ओर ऊपर की ओर बढ़ती हुई चली जाएंगी और बढ़ती हुई अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होकर के फारस की खाड़ी के पास होते हुए जो ऊपरी हिस्से में आकर के पुनः अरब सी, अरेबियन सी और कुछ हिस्सा इसका बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। किसमें चला जाता है? में दो कंडीशन बनती है। ग्रीष्मकालीन कंडीशन, इसको मिलकर लास्ट में चर्चा करने की, ऐसी शीतकाल में बनती है और कैसी स्थिति आपकी ग्रीष्मकाल में बनती है। तो ये शीतकाल की कंडीशन है यहाँ पर, यानी सर्दियों की मौसम की बात करें, शीतकाल सर्दियों के मौसम की बात है, कोल्ड सीजन की वजह से। कोल्ड सीजन, समर सीजन में प्रोसेस अलग हो जाता है। तो ये जलधारा गई तो यहाँ पर एक जलधारा का विकास होता है। जिस जलधारा का नाम दिया गया उत्तरी पूर्वी मानसूनी प्रवाह। क्या नाम दिया गया? उत्तरी पूर्वी मानसूनी प्रवाह कहा जाता है। एक जलधारा है जो बांग्ला जो इंडोनेशिया के समीप से विकसित होती है, जो पूर्वी पछुआ पवने, उत्तर पूर्वी या समांगी पवने बोल सकते हैं, इनके प्रभाव से जो इंडोनेशिया से प्रारंभ होकर के अफ्रीका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती हुई चली जाती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होने के पश्चात हॉर्न ऑफ अफ्रीका से यह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती, फिर घूमकर पुनः अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। तो ये जलधारा कहलाती है उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह। इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। अब यहाँ पर बात करें, अब एक जलधारा का विकास होगा जो जलधारा यहाँ से लौटना प्रारंभ कर देती है। एक जलधारा लौटना प्रारंभ कर देती है जिसका नाम दे दिया गया विपरीत जलधारा। विपरीत जलधारा, विपरीत जलधारा या विषुवत रेखी जलधारा, विषुवत रेखी जलधारा। इस जलधारा का विकास होता क्या है? जब यह पवन पूर्व से चलना प्रारंभ करती है तो चलने के बाद जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है इसका कुछ भाग तो उत्तर की ओर चला जाता है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधाराओं के नाम से जाना जाता है। और इसका एक भाग यहाँ से टकरा करके पुनः वापस लौटने का प्रयास करने लगता है, लौट करके पुनः कहाँ चला जाता है? यानी ये विपरीत जलधारा, विषुवत रेखी जलधारा अफ्रीका का यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है जिसे नाम दिया जाता है जंजीबार द्वीप। अफ्रीका के जंजीबार द्वीप आइलैंड से लगा करके इंडोनेशिया तक उल्टा प्रवाह करती है, इंडोनेशिया तक प्रवाह करती है, इंडोनेशिया तक प्रवाह करती है। यानी कैसे चलती? पश्चिम से पूर्व प्रवाह करने लगती है, उल्टा विपरीत। और ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन कहाँ जा रही थी? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी। कहाँ जा रही? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी। इन जलधाराओं का विकास होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेडागास्कर दिख पड़ेगा,
मेडागास्कर। जंजीबार द्वीप की बात करें तो जंजीबार संसार में लौंग की खेती के लिए जाना जाता है। सुगंधित द्वीप कहते हैं, लौंग की खेती यहाँ ज़्यादा होने के कारण जंजीबार द्वीप को सुगंधित द्वीप भी कहा जाता है। सुगंधित द्वीप की श्रेणी में भी डाल दिया जाता है। क्या कहा जाता है? सुगंधित द्वीप। अब मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर का पुराना नाम हुआ करता था मालागासी। ये उस समय की बात है जब वास्को डी गामा भारत का भ्रमण कर रहे थे या अन्य यूरोपीय यात्री भ्रमण कर रहे थे, उस समय मालागासी के नाम से जाना जाता था। आज मेडागास्कर पूर्णतः एक स्वतंत्र देश है। अब अब यहाँ से जो कौमें टकराई तो वापस आना प्रारंभ करती हैं, यहाँ तक आती हैं और यहाँ से एक जलधारा यानी जब पवन नीचे की ओर यानी दक्षिणी ध्रुव, अब यहाँ पर हमने लिख दिया, उसको हम पूरा दिखाएंगे आपको, या आप अगर चाहें तो इसको नोट कर लें या तो इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अभी मीटिंग है। ठीक है, ले लिया आप, ले लीजिए। देखिए आगे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझे। जरा सी भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जहाँ पर ना पॉइंट समझ में आए, लेकिन अब इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें भी प्रेरणा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमें अन्य वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है समय समय पर। क्योंकि ये आप सुबह का 3 बज रहा है जब हम आपका वीडियो बना रहे हैं, इसका जब अपलोड होगा तो आप समझ सकते हैं तो मेहनत तो हम आप लोगों के लिए कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो एक जलधारा जो वापस जा रही थी, ये आपने नोट कर लिया जो हमने पॉइंट एक्स्ट्रा बताया। अब ये विपरीत जलधारा कहलाती है। क्या कहलाती थी? विपरीत जलधारा। लेकिन एक जलधारा का ये विपरीत जलधारा का काम हो गया क्योंकि हमने इसके बारे में समझा दिया। अब हम वापस चलते हैं कहाँ पर, किन पॉइंटों पर। जब एक जलधारा विकसित होती है इस क्षेत्र से, जिसे नाम दिया जाता है, अब देखो आपका जो 0 डिग्री निकली है, एक तो 0 डिग्री के ऊपर जो जलधारा गई उसे हम उत्तरी पूर्वी विषुवत की जलधारा बोल सकते थे। या अगर विपरीत वापस जा रहे तो एक जलधारा यहाँ भूमध्य रेखा के दक्षिण में विकसित होती है और ये जलधारा ऊपर ना जा करके पुनः नीचे वापस आने लगती है, जिसे नाम दिया जाता है दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखी या आप कहीं लिखा मिलेगा दक्षिणी भूमध्य रेखी जलधारा, एक ही नाम है। तो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा का विकास इंडोनेशिया के समीप होता है। यह इंडोनेशिया से लगाकर के अफ्रीका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। यानी कैसे प्रवाहित होती? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम प्रवाह करती है। कहाँ प्रवाह करती है? पूर्व से पश्चिम प्रवाह करती है। दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा कहाँ प्रवाह करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर यह प्रवाह करती है। इंडोनेशिया से लगा करके इंडोनेशिया से अफ्रीका तट तक प्रवाहित होती। अब ये देख रहे हैं आप, जितनी भी जलधाराएं भी भूमध्य सागर के आसपास विकसित हो रही हैं, ये जलधाराएं यदि भूमध्य सागर के आसपास जितनी भी जलधाराएं विकसित होती हैं वो सारी ही जलधाराएं कैसी होती हैं? गर्म। इसमें गर्म जलधाराओं की चर्चा करें, जब ठंडी जलधारा का जिक्र होगा तो उसमें हम दिखाएंगे आपको। तो ये जलधारा विकसित हुई और यहाँ पर जाती है और मेडागास्कर द्वीप से टकरा जाती है। मेडागास्कर द्वीप से टकराती है और जैसे ही मेडागास्कर द्वीप से टकराती है तो यह 2 भागों में बट जाती है। एक भाग इसका मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के मध्य में रहने लगता है, तो इसे नाम दिया जाता है मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक धारा ये गर्म है क्योंकि ये भी कैसी है? गर्म। सभी गर्म जलधारा है, ठंडी होगी तो बताएं। और एक जलधारा मेडागास्कर के दूसरे तट पर प्रवाहित होने लगती है, जिसे नाम दे दिया जाता है मेडागास्कर की गर्म जलधारा। गर्म ये भी है जलधारा, जितनी भी जलधारा भी गर्मी ही पड़ रहे हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी यदि हम बात करें दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा की, तो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है।
कहाँ से चलेगी, इंडोनेशिया से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक। अब ये मेडागास्कर से आकर के टकरा कर ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा करके दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर देती है और दक्षिण की ओर चलती चली जाती है, फिर मेडागास्कर द्वीप से टकराती है। तो इसका एक भाग मोजाम्बिक धारा की ओर, एक मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश के बीच बहने लगता है, जिसे मोजाम्बिक की गर्म जल धारा कहते हैं। इसका एक भाग मेडागास्कर के पूर्वी हिस्से में प्रवाहित होने लगता है, जिसे नाम दिया जाता है मेडागास्कर की गर्म जल धारा। अब ये जल धाराएं प्रवाह करती हैं। मेडागास्कर की गर्म जल धारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से 80 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। अब यह जल धाराएं आगे की ओर बढ़ेंगी और आगे की ओर बढ़ करके दोनों ही मोजाम्बिक धारा हो, मेडागास्कर की धारा हो, 30 डिग्री अक्षांश पर आपस में टकरा जाती है। 30 डिग्री अक्षांश पर टकरा जाती है। कौन सी, मेडागास्कर और मोजाम्बिक धारा। अब जैसे ये दोनों धाराएं टकराती हैं तो इन्हें नाम दे दिया जाता है यहाँ पर अगुल हास धारा। अगुल हास धारा ये अफ्रीका के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर टकराती हैं, मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा। और यह दोनों धाराएं अगुल हास की जल धारा के नाम से जानी जाती है। भी कैसी, गर्म जल धारा। और फिर यह जल धारा अगुल हास की जल धारा कहाँ चलती है, अगुल हास की जल धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है, अफ्रीका के दक्षिण तट तक प्रवाहित होती है, यानी कि कहाँ तक जाती है यह जल धारा, फिर पुनः साउथ अफ्रीका तक प्रवाहित होती है। अब बात करें ऊपर की बात करें तो ऊपर आपने देखा कि उत्तरी ध्रुव करीब न होने के कारण जब पवनें जो हो रही थी कहाँ से टकरा रही थी, सीधे सीधे भारत की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, या बोल सकते हो उत्तर, या बोल सकते हो पश्चिम एशिया से टकरा जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा पवनों का विस्तार नहीं हो पाया। अन्य जगह पर जगह ज़्यादा थी, उत्तरी गोलार्ध मिल रहा था, दक्षिणी गोलार्ध से मिल जा रहा था, अटलांटिक और प्रशांत में, तो कई नई जलधाराओं का विकास होता। तो यहाँ उत्तरी हिस्से पर ज़्यादा जलधाराएं विकसित नहीं हो पाए, दक्षिणी ध्रुव पर विकसित हुई। इसके दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव मिलने लगता है, क्योंकि आप देखते हैं जब यहाँ से आगे बढ़ती हैं जलधाराएं तो फिर दक्षिणी ध्रुव को मिलने लगता है। अब ये दक्षिणी ध्रुव एक जलधारा यहाँ दक्षिणी ध्रुव से प्रवाहित होती है, जिसे नाम दिया जाता है पछुआ बिछोर। इसे नाम क्या दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है पछुआ बिछोर। अब ये पछुआ बिछोर जो है ये ठंडी धारा कहलाती है। अब यह धारा आगे बढ़ करके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में प्रवाहित होती है, इसे हम नाम दे देते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा प्रवाहित होने लगती है, जो पापुआ न्यू गिनी तक प्रवाहित होती है, जिसे नाम क्या दिया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समांतर प्रवाहित होने लगती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समांतर प्रवाहित होने के कारण इसे नाम दे दिया गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का धारा। अब ये निर्मित किसके द्वारा हुई है, यह निर्मित होती है पछुआ बिछोर, जो ठंडी पवन है, तो यह भी ऊपर तक लगभग ठंडी पवन ही रहती है। कैसी रहती है, ठंडी पवन। अब ये ग्रीष्मकाल की शीतकाल का समय था। जब ग्रीष्म काल का समय आता है तो ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन जो आता है तो आप समझ ले, पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक आपने शीतकाल का समय देखा। अगर ग्रीष्म काल की बात करें, यानी गर्मियों की, ये हिंद महासागर का जो हमने विस्तार बताया, वहाँ पर चलने का क्रम बताया, ये जितने भी क्रम थे ये कैसे थे, शीतकाल के समय के थे। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म काल। ग्रीष्मकाल, शीतकाल की अगर बात करें, शीतकाल के समय जो पवनें होती हैं
यह स्थल से समुद्र की ओर समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। और जब ग्रीष्म काल का समय आता है तो अपोजिट हो जाता है इसका। और यही प्रवाह, यही चीज देखने को मिलती है यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो विकसित हुई है पूर्वी पवन, जब शीतकाल का समय आता है तो परिवर्तन इसी जगह पर आता है। वो परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन कहीं नहीं देखने को मिलता। यह जलधारा अब यहाँ से जो जलधारा बनती तो यहाँ उठती है और ये वापस पुनः इस ऊपर चलने लगती है, उल्टी चलने लगती है, वापस पुनः लौट कर फिर इसी जगह आ जाती है। तो इस पवन को नाम दे दिया जाता है दक्षिणी। उत्तरी पूर्वी मानसून का इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी मानसून। कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो यह जो दक्षिणी पूर्वी मानसून होता है जब अफ्रीका के पूर्व से आकर के पश्चिम की ओर टकराता है, एशिया के पश्चिम से आकर के अफ्रीका के पश्चिम में अफ्रीका के पूर्व में टकराता है। और उत्तर पूर्वी पवन थी यह अफ्रीका के भारत की खाड़ी में ही निर्मित हो रही थी, तब बे ऑफ बंगाल और अरब सागर की ओर प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जो दक्षिणी पूर्वी मानसून होता है ये बे ऑफ बंगाल अरब सागर से होता हुआ पुनः वापस लौट करके कहाँ आता है? अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा करके वापस फिर विपरीत जलधारा की ओर लौटने लगता है। इसे नाम क्या दिया जाता है? दक्षिण पूर्वी मानसून। और इसे नाम दे दिया जाता है। और ये कैसी गर्म जलधारा, कैसी ग्रीष्म काल के समय उगती है, ग्रीष्म काल के समय चलती है और शीतकाल के समय जो चलती थी उसे नाम दिया जाता है उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा। हमने हिंद महासागर की जलधाराओं का चैप्टर आपको पढ़ाया जिसमें मैंने सरल से सरल तरीके से प्रयास किया आपको समझाने का। यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं।